नमस्कार। प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है और मैं हूं सुंदर सोलंकी। हरियाणा विधानसभा का सदन आज ऐतिहासिक बजट का गवाह बना। प्रदेश के इतिहास में अभी तक की बजट में सबसे बड़ी राशि का प्रावधान किया गया। वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने मनोहर सरकार का तीसरा बजट पेश किया तो इस बार बजट की राशि 1 लाख करोड़ के पार पहुंच गई। इस बार बजट में शिक्षा पर जोर देते हुए 14,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया तो खेलों के लिए भी बजट में दिल खोलकर राशि दी गई। प्रदेश के इतिहास में पहली बार जीडीपी 9% की दर पहुंची है। बजट भाषण जैसे ही खत्म हुआ, विरोधियों ने बजट के बहाने सरकार को आड़े हाथों लिया और बजट को प्रदेश को कर्ज में डुबोने वाला प्लान बताया तो जनता के बीच भी मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिली। प्रदेश के इतिहास में पेश हुए सबसे बड़े बजट के बाद कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। मसलन सबसे बड़े बजट से हरियाणा की तस्वीर कितनी बदलेगी और सवाल यह भी कि विरोधियों की नजर में क्यों बेकार है बजट। इन्हीं सवालों के साथ करेंगे आज की बड़ी बहस। जी हां, बड़े सवाल यह है कि बजट से कितनी बदलेगी हरियाणा की तस्वीर। विरोधियों की नजर में आखिर बजट क्यों बेकार है। जी हां, बड़ी बहस में आज बड़े सवाल यही रहेंगे कि हरियाणा की तस्वीर, जिस बजट को सूबे की सरकार सबसे बेहतरीन बजट बता रही है, और दूसरी बड़ी बात यही कि विपक्ष के निशाने पर बजट है, बजट उनके लिए बिल्कुल बेकार है। बड़ी बहस की शुरुआत उससे पहले आपको सुनवाते हैं कि बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने सबसे पहले इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ बात की। वित्त मंत्री के साथ बात की हमारे संपादक रोहित सावल ने। कैप्टन साहब, क्या चुनौतियां थी इस बार का बजट बनाने के लिए आपके सामने? यह भी प्रदेश की जनता जानना चाहती है, क्योंकि बजट बनाना अपने आप में और बजट पेश करना जिस तरह से अपने आप में एक बड़ी बात है और बड़ा बारीकी और बड़ी पेचीदगी भरा काम है। और उसके साथ ही साथ तमाम जो मंत्री हैं या उन तमाम मंत्रालय, सबका दबाव भी रहता होगा कि साहब नहीं, हमारे मंत्रालय के लिए और ज्यादा से ज्यादा योजनाओं के लिए बजट एलोकेट हो, अलॉट हो। रोहित जी, ठीक कहा आपने कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। हरियाणा राज्य जो कि भौगोलिक दृष्टि से देश में बहुत छोटा है और हरियाणा की पॉपुलेशन भी देश की तुलना में बहुत कम है, लेकिन हम अपनी पॉपुलेशन और अपने एरिया की तुलना में भारत की जीडीपी में 3.60%, कई गुना हम उससे गुणात्मक तौर पर अधिक, हम 3.6%, 3.60% हम भारत की अर्थव्यवस्था में कंट्रीब्यूट करते हैं। और हरियाणा प्रदेश अपने पड़ोसी पंजाब, जिससे हरियाणा अलग हुआ था 50 साल पहले, उससे भी बड़ा बजट आज के दिन हमारा हरियाणा प्रदेश का हो गया है। बजट में शिक्षा को लेकर आपने अलग से प्रावधान किया, एक बड़ी राशि देखने को मिल रही है। तो क्या यह माना जाए कि हमारे प्रदेश में जो शिक्षा की गुणवत्ता पर हमेशा सवाल उठते हैं, तो यह आवंटन जो है ये उन स्थितियों में बदलाव लाएगा? देखिए, पिछली सरकार की तुलना में जिसने शिक्षा का एक प्रकार से बंटाधार करने का काम किया था, उन्होंने एग्जामिनेशन सिस्टम को बंद करके और किसी भी प्रकार का एग्जाम ना लेकर के और बच्चों को आगे पास करते चले जाएं, इससे शिक्षा के क्वालिटी के ऊपर, गुणवत्ता के ऊपर बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ा था। हमने पिछले 2 वर्षों में शिक्षा की जो पूरी व्यवस्था, उसमें आमूलचूल परिवर्तन करने का काम किया है और उसकी गुणवत्ता में सुधार आए। यहां तक कि केवल किताबी ज्ञान नहीं, हमने उसमें गीता के ज्ञान को जोड़ करके, जो मॉरल एजुकेशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किसी भी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, उस पर हमने फोकस करने का काम किया है। हमने शिक्षा की व्यवस्था में सुधार लाने के लिए जहां पर स्कूलों को अपग्रेड करने का काम किया है, वही सबसे महत्वपूर्ण कदम यह है कि हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हरियाणा प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले प्रत्येक बच्चे का आधार कार्ड से रिकॉर्ड में ला करके, और किस स्कूल में कितने बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, किस सब्जेक्ट का टीचर वहां चाहिए, ये सब कंप्यूटर का उपयोग करके मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एक चंडीगढ़ के अंदर पूरा उपलब्ध रहता है कि, और सारी की सारी जो शिक्षकों की जो ट्रांसफर है वो पूरी तरह से उसको ऑनलाइन करके पूरी शिक्षा व्यवस्था में एक बहुत बड़ा सुधार लाने का काम किया है। अब हमारी कोशिश ये है
कि ये जो क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट है, टीचर्स की भी ट्रेनिंग करते हुए बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हम लेकर के आए। लर्निंग एनहांसमेंट प्रोग्राम जो है उसको शुरू करने का काम किया है। हर बच्चा जो है वो 80% ग्रेड अचीव करने की दिशा में आगे बढ़े, ऐसा एक संकल्प शिक्षा विभाग हरियाणा ने लिया है। श्रीमान कैप्टन साहब, विपक्ष की बात करें, कांग्रेस और आईएनएलडी का कहना है कि बजट में कोई नई बात नहीं है, कोई नई योजना नहीं है। ये आरोप आईएनएलडी और कांग्रेस ने लगाए हैं बजट आपने जब पेश किया उसके बाद। इस पर क्या कहना है आपका? मैं उन मित्रों से इतना ही पूछना चाहूंगा, क्या दीन बंधु ग्राम विकास योजना ये नई योजना नहीं है? क्या हरियाणा के इतिहास में कभी किसी ने सोचा था कि 3000 से अधिक की जनसंख्या के गांव, चाहे 3000 से 10,000 तक दीन बंधु ग्राम विकास योजना के माध्यम से 5,000 करोड़ रुपए की मूलभूत सुविधाएं देने वाली योजना कभी किसी ने सोची भी थी, बनाई भी थी? इसी प्रकार से 10,000 से ऊपर जनसंख्या के गांव की स्वर्ण जयंती महाग्राम विकास योजना, क्या ये कभी सोची गई थी, कभी बनाई गई थी? क्या लगभग 450 करोड़ रुपए के प्रावधान से जो शहरी विकास की योजना, वो डॉक्टर मंगल सेन जी के नाम पर मंगल नगर विकास योजना, क्या ये कभी किसी ने सोची थी? ये नई नहीं है। क्या हरियाणा प्रदेश की संपत्ति परिसंपत्तियां जो प्रांत में और दिल्ली और मुंबई तक में हरियाणा की संपत्तियां हैं, उनके कुशल प्रबंधन के बारे में कभी किसी ने विचार किया था? क्या किसी ने हरियाणा प्रदेश के गांव-गांव के अंदर जो सरकारी संपत्तियां हैं उनको, उनके जीर्णोद्धार के लिए, उनकी रख रखाव और उनकी बढ़िया तरीके से उनके प्रबंधन करने के लिए एसेट रिजुविनेशन, एसेट ऑगमेंटेशन फंड के बारे में कभी किसी ने सोचा था? जी बिल्कुल कैप्टन साहब, तो ये नई योजनाएं नहीं तो और ये क्या है जी? क्या मैं इनसे पूछना चाहूंगा, दोनों खेल खिलाड़ी की बात करते हैं जी, क्या जो है 50% के करीब जो खेल और युवा मामलों के लिए हमने बजट बढ़ाने का काम किया है, क्या उन्होंने कभी सोचा था? पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में इंडस्ट्री का बजट कुल 30 करोड़ रुपए हुआ करता था, हमने 400 करोड़ रुपए से अधिक सालाना कर दिया। क्या यह नई योजना और नए काम नहीं है? यह वृद्धावस्था सम्मान पेंशन उनके जमाने में 800 रुपए प्रति माह, और वो भी किस प्रकार से मिला करती थी, कभी मिलती थी नहीं मिलती थी। हमने कंप्यूटर के माध्यम से 22 लाख से अधिक लोगों को हर महीने उनके घर में बैंक अकाउंट के माध्यम से पहुंचाने का काम, और वो भी 1600 रुपए प्रति महीना। क्या ये नई चीजें नहीं है? बिल्कुल। तो ये तमाम नई चीजें कैप्टन अभिमन्यु गिनवा रहे हैं। विपक्ष अगर सुन रहा होगा तो जाहिर सी बात है इस पर भी कैप्टन साहब उनकी प्रतिक्रिया हम जरूर लेंगे। लेकिन एक और बड़ा सवाल कैप्टन साहब, जीएसटी की बात कर रहे हैं जो जिस तरह से भी लागू होने वाला है, तो क्या उसका असर भी बजट पर देखने को मिला? क्योंकि थोड़ा पेचीदा मामला है, जनता आपसे जानना चाहती है। जी, देश भर में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 1 जुलाई 2017 को लागू हो जाएगा। जी, यह भारत के आर्थिक इतिहास में एक बहुत क्रांतिकारी कदम है, और भारतवर्ष में एक नई कर व्यवस्था लागू होगी जिसमें एक राष्ट्र एक बाजार एक कर जी, और समान कर पूरे देश में लागू होगा, जिससे हर वर्ग को लाभ मिलेगा। जहां उद्योगपति हो, व्यापारी हो, यहां तक कि सरकार के राजस्व के प्राप्तियां हो और आम उपभोक्ता हो, हर वर्ग को जीएसटी का लाभ मिलने वाला है। 1 जुलाई 2017 से जब देश भर में जीएसटी लागू होगा, हरियाणा में भी लागू होगा, जिसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। तो ये समझें कि पहला क्वार्टर छोड़ करके जो अगली 3 तिमाहियां हैं वो जीएसटी की व्यवस्था के ऊपर चलेंगी, और उसके माध्यम से 22,000 करोड़ रुपए का कर आना वह जीएसटी के 3 क्वार्टर्स में वह प्रस्तावित किया गया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जीएसटी लागू होने पर देश की कर व्यवस्था में जहां पर एक सुविधाजनक प्रणाली होगी, हरियाणा प्रदेश को भी इसका लाभ मिलेगा और हरियाणा की आर्थिक उन्नति, तरक्की और प्रगति सुनिश्चित हो सकेगी। बिल्कुल कैप्टन साहब, एक बड़ी खास बात, आपने डिजिटल भुगतान पर खासा जोर आपके इस बजट भाषण में भी हमें देखने को मिला कि उसको बढ़ावा देने के लिए जिस तरह से लगातार आपकी जो कोशिशें हैं वो लगातार दिख रही है, उस बजट में भी वो दिख रहा है। तो क्या जनता को आप बताएंगे कि किस तरह से जनता को भी लाभ होगा इस डिजिटल भुगतान से? देखिए, जितना हम कैशलेस ट्रांजैक्शंस करेंगे उतना ही ज्यादा हमारा पैसा सुरक्षित रहेगा, उतना ही ज्यादा सुविधाजनक तरीके से हर आदमी अपना लेन देन कर सकेगा, और हर आदमी को पूरी अपना अकाउंटिंग एक प्रकार से बैंक के माध्यम करने से उसमें और बेहतर सुविधा हो पाएंगी। और कैशलेस ट्रांजैक्शन से जहां पैसा सुरक्षित है, वहीं पर हमने कोशिश की है कि उस कैशलेस ट्रांजैक्शन करने पर हर आदमी को कुछ ना कुछ छूट का लाभ मिल सके। इसलिए भीम ऐप के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी प्रकार के सरकार के भुगतान 5,000 रुपए से अधिक जो करेगा, उसमें हर आदमी को कुछ ना कुछ उसमें छूट मिलेगी, जो अधिकतम 50 रुपए की छूट हर बिल पर
हर पेमेंट पर हर आदमी ले पाएगा। बिल्कुल। कैप्टन साहब, एक आखिरी सवाल, आगे क्या चुनौती आप देखते हैं? क्योंकि एक बड़ी बाधा जिसे कहा जाए, बजट आपने पेश कर दिया, बजट सामने है, और इस आने वाले साल में क्या बड़ी चुनौती कैप्टन अभिमन्यु देखते हैं प्रदेश के लिए, उनकी नजरों में, जिससे पार पाना है? रोहित जी, किसी भी प्रकार की कोई चुनौती नहीं है, ईश्वर हमारे साथ है, हरियाणा प्रदेश की जनता हमारे साथ है, हमारी नीयत साफ है, हमारी नीति अच्छी है, हम लगातार रात दिन हरियाणा की जनता को अपना इष्ट देव भगवान मान करके और पूजा और पुरुषार्थ करने का काम कर रहे हैं। किसी भी प्रकार के क्रियान्वयन में कोई न दिक्कत आएगी, न कोई चुनौती वो सामने आएगी। हरियाणा प्रदेश की जनता में वो हौसला, वो जज्बा, वो मादा है कि हर प्रकार की चुनौती का वो सामना कर सकती है, और ये हरियाणा प्रदेश ने साबित करके दिखाया है। जी हाँ, कैप्टन की तरफ से बड़े दावे कि बजट में बहुत तरह के प्रावधान किए हैं, एक अलग बजट है, लेकिन बजट को सरकार ने जहां बेहद खास बताया है, वहीं विरोधियों ने बजट को लेकर सरकार को आड़े हाथों लिया है। हरियाणा बना और 2014-15 तक कुल कर्ज 70,000 करोड़ था, अब ये 1,41,000 करोड़ कर दिया, और कोई नई स्कीम नहीं लेके आए, कोई मतलब गरीब आदमी के लिए, किसानों के लिए कोई वो नहीं। एग्रीकल्चर महकमे का नाम बदल दिया, एग्रीकल्चर एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट रख दिया, फार्मर्स वेलफेयर, तो वेलफेयर जो है वो नहीं है, कुछ भी वेलफेयर निकाल दिया उन्होंने। ये केवल और केवल इस प्रदेश को बर्बाद कैसे किया जाए, इसके लिए योजना बनाने वाली सरकार है। जिस तरह का बजट है, उससे लगता है कि ये अपनी योजना बनाने में कहीं ना कहीं सफल होने के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की एक जिम्मेवारी है, लोगों ने हमें विपक्ष में बैठाया है, और विपक्ष के नाते हमारी जिम्मेवारी है कि हम 100% सरकार की हर बेपैदगी को लोगों के बीच में उजागर करें और सरकार के पर्दाफाश करने का। जी हां, विपक्ष का कहना है कि दरअसल बजट में कुछ है ही नहीं है। प्रदेश का सबसे बड़ा पैनल सबसे भरोसेमंद चैनल पर बैठा हुआ है, और हम ये जानने की कोशिश करेंगे, ये बताने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये बजट हमारे प्रदेश की कितनी तस्वीर बदलेगा। एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है, चाहे शिक्षाविदों की बात करें, चाहे पॉलिटिशियंस की बात करें, चाहे अलग अलग क्षेत्रों के जो एक्सपर्ट्स हैं वो हमारे साथ हैं। सबसे पहले सुमित गौड़ जी, आपका रुख करूंगा। आपने सरकार को सुना, कैप्टन साहब को सुना, वो कह रहे हैं कि बजट जो है सबसे बेहतरीन बजट है, आपकी प्रतिक्रिया? सोलंकी साहब, आज के इस बजट से आम व्यक्ति को, व्यापारी को, मजदूर को निराशा हाथ लगी है। मैं तो इस बजट का नाम बोलूंगा हवाई बजट। ये बजट हवाई बजट है। हवाई बजट कैसे? ये धरातल पे कुछ नहीं है, सिर्फ हवाई बातें हैं। ये बीजेपी सरकार द्वारा पेश किया गया बजट है, और इसमें जमीनी हकीकत नहीं, धरातल पे कैसे कुछ नहीं? देखिए, ये इतनी बड़ी बड़ी बातें इन्होंने कर दी है बजट में, देखा जाए। मैं भी इस बजट को अच्छी तरह मैंने पढ़ा है, आपने देखा, सभी ने देखा है। इन्होंने जैसे कि ये आप सभी जानते हैं, जुमलों की सरकार है, बड़े बड़े वादे किए, ठीक उसी प्रकार से ये बजट जो उन्होंने पेश किया है, ये बिल्कुल ही दिशाहीन सरकार का एक दिशाहीन बजट है। जी, दिशाहीन सरकार का दिशाहीन बजट है। सुनीता दुग्गल जी, बड़ा सवाल इन्होंने उठाया है। इन्होंने कहा है कि आप केवल जुमलेबाजी करते हैं, जमीन पर कुछ नहीं देखता है। सुंदर जी, मुझे तो लगता है कि आपके नाम की तरह ही अब की बार का बजट जो है वो बहुत ज्यादा सुंदर है, और इन लोगों को जो है कोई बात नहीं मिल रही है, तो जो 4-5 जो सेंटेंसेस स्टीरियोटाइप होते हैं कि दिशाहीन है और इसमें जो है कुछ नहीं है, तो वो उनको बोलना ही है, क्योंकि इनको जनता के सामने जो है अपना चेहरा भी दिखाना है। आज जो धरातल पर बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि जो अब की बार के बजट में पहली बार हुई हैं, और बहुत, आप ये देखिए, मैं बल्कि हैरान हो रही थी कि अभी जो हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने भी एक बात स्वीकार की, बहुत हल्के से। अगर आप उनके सेंटेंस को बड़े ध्यान से सुने तो उन्होंने ये कहा कि सरकार ने लोगों को लुभाने की कोशिश की है। मतलब उनको ये लगता है कि कोशिश की है, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं बजट बहुत अच्छा है। वो ढूंढे उसमें गलतियां क्या है, कमियां क्या है, वो उनकी जिम्मेवारी है। लेकिन ये माना है उन्होंने भी कि सरकार ने जो है एक नागरिकों के लिए, जनता के लिए बहुत अच्छा बजट पेश किया है। तो मुझे लगता है कि कोई भी आप जो है पहलू उठाकर देखें, कोई भी ऐसा आपको नहीं मिलेगा कि जिसके अंदर 18%, 20% की वृद्धि ना हुई। वृद्धि हुई है, लेकिन जमीन पे इस वृद्धि का क्या असर होगा, ये आपसे पूछेंगे। हमारे साथ परवीन अत्रे भी जुड़े हुए हैं चंडीगढ़ से, इनेलो के बड़े नेता हैं, प्रवक्ता हैं। अत्रे साहब, सुनीता दुग्गल जी को आपने सुना, बीजेपी के बड़ी नेता है, उनका कहना है दरअसल
कोई लाइन ही नहीं है, मतलब ये निराशाजनक है, दिशाहीन है, केवल ये बातें, ये रस्म अदायगी भर करते हैं। आपके पास कोई तथ्य नहीं है, कोई ठोस बात नहीं है कि बजट सही नहीं है। देखिए सुंदर, जहां तक तथ्य की बात है, तथ्य मैं अभी सभी दूंगा आपको, लेकिन उससे पहले जो अभी सुनीता जी ने एक फिलोसफर की भांति नेता प्रतिपक्ष चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के शब्द को लुभावना, इनको इस शब्द का मतलब पता होना बहुत जरूरी है। देखिए, जब कि लुभाया कैसे जाता है, लुभाया झूठ बोल के भी जाता है, लुभाया तथ्यों को छिपा के भी जाता है। उसका उदाहरण मैं देता हूं। देखिए, जब पिछला बजट आया उस वक्त सरकार ने 1,14,000 करोड़ रुपए के कर्ज की बात की थी, और मैं इसमें उसको नहीं गिन रहा जो बिजली कंपनियों का कर्ज सरकार ने ऑन किया था। लेकिन जब कैग की रिपोर्ट आती है, कैग बताता है कि ये 1,14,000 नहीं है, ये 1,20,000 करोड़ रुपए है। इसका मतलब क्या है कि सरकार तथ्यों को छिपाती है प्रदेश की जनता से। अब बात आ जाती है बजट की। देखिए, मैं 2-3 चीजें पिछले बजट और इस बजट को जोड़ के कहूंगा। देखिए, विकास क्या है? विकास का सबसे बड़ा पैमाना बजट में माना जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। और अगर आप देखेंगे सुंदर, जो पिछला 15-16 का बजट था, उसमें जो कैपिटल एक्सपेंडिचर की अमाउंट थी वो थी 7,169 करोड़ रुपया। लेकिन सरकार उसमें से खर्च कर पाई केवल 6,980 करोड़ रुपया। तो जो सरकार पहले तो 7,000 जो है वो अमाउंट ही बहुत कम थी कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर आप भी जानते हैं वो खर्चा होता है जो हम डेवलपमेंट करते हैं, जैसे पुल बनाते हैं, सड़कें बनाते हैं, अस्पताल बनाते हैं, मतलब जो एसेट्स क्रिएट करते हैं, उसी को विकास माना जाता है। आप पहले तो विकास के लिए पैसा कम रखते हो, और जो आप रखते हो उसको भी आप खर्च नहीं कर पाते हो। तो इससे समझ में आता है अब तो पैसा बढ़ा दिया है अत्रे साहब, अब तो बहुत पैसा बढ़ा दिया है। 1 लाख से ऊपर ऐतिहासिक बजट पेश किया है। जी, मैं वही कह रहा हूँ जी सर। नहीं, देखिए सुंदर, मैं वो भी बताता हूँ। जो ये बार बार ये कह रहे हैं कि 1 लाख रुपए से ऊपर का बजट है, बजट क्या होता है? बजट जो है वो प्राप्तियों और खर्चों का लेखा जोखा है। सरकार ने कितनी उसकी प्राप्तियां, मतलब बजट में कुछ नहीं है आपके हिसाब से? बजट में कुछ नहीं है आपके हिसाब से? अगर हम अमाउंट की बात करते हैं 1 लाख करोड़ रुपए की, देखिए मैं बता तो रहा हूं। अब सुंदर, आप तथ्य के साथ बात करना चाह रहे थे, मैं तथ्य के साथ बताऊंगा ना। जी। देखिए, पहली बात तो यह है कि अगर बजट के अंदर अमाउंट बढ़ती है तो हम अर्थशास्त्री भी ये बात मान के चलते हैं कि पॉपुलेशन इंक्रीज और जो मनी एवोल्यूशन, जो मनी और जिस तरह से मैन पावर इंक्रीज, इसकी वजह से 15% का इंक्रीज एक स्वाभाविक पैमाना माना जाता है। तो ये जो बड़ा बजट है, 1 लाख करोड़ रुपए का बजट है, इस तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी ना करे तो बेहतर है। अब आ जाता है जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज फिस्कल डेफिसिट। देखिए, 2010-11 के अंदर विधानसभा में एक एक्ट आया था। उस एक्ट के अंदर जिसको कहा गया था FRBM एक्ट, फिस्कल रेवेन्यू बजट मैनेजमेंट एक्ट 2005, जिसमें सरकार ने स्पष्ट ये बात कही कि जो फिस्कल डेफिसिट है वो 0 होना चाहिए। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है? हर साल फिस्कल डेफिसिट बढ़ता चला जा रहा है। तो किस तरह से सरकार इसको बहुत बेहतरीन बजट बताती है? दूसरी बात, अभी चर्चा हो रही थी कि कृषि के ऊपर सरकार ने पैसा, अत्रे जी आप कह रहे हैं कि बजट, सबसे बड़ी बजट में बाजीगरी की गई आंकड़ों की। जी, वायदे हैं, सरकार का अपना वायदा। हमारे साथ और भी मेहमान मौजूद है। हमारे साथ प्रशांत सिंह है, अर्थशास्त्री हैं। जी, आपसे इस भाषा में समझना चाहेंगे प्रशांत जी, जिस तरह से चाहे वो फिस्कल ये इनकी बात कर रहे हो, जो विपक्ष आरोप लगा रहा है, दरअसल आंकड़ों की बाजीगरी की गई है, इस तरह की बात है। आपसे हमारी प्रदेश की जनता के सरल शब्दों में कि वो समझ पाएं कि जो आंकड़ों की बाजीगरी नहीं है या है तो क्या है फिर ये? देखिए सोलंकी साहब, बजट हमेशा किसी भी सरकार के लिए एक दुधारू तलवार का काम करती है। इसमें जनता की उम्मीद रहती है कि हमारे ऊपर अधिक से अधिक कर भी ना लगे और ज़्यादा से ज़्यादा विकास के कार्यों में सरकार की तरफ से धन भी, योजनाएं भी आएँ। तो ये बिल्कुल संभव नहीं है। बट इस बजट को मैं एक बहुत ही महत्वाकांक्षी बजट कहूँगा कि सरकार ने बहुत सारी पिछले बजट की या उसके पहले के बजट की वेलफेयर स्कीम्स को बहुत कम किए हुए विकास पे काफ़ी से एलोकेशन करने की कोशिश की है। बट सबसे बड़ा चैलेंज सरकार के लिए होगा कि ये इम्प्लीमेंटेशन कैसे कर पाएंगे। ये बहुत ही लुभावने वादे हैं, जैसा कि सुनीता दुग्गल जी ने भी कहा, ये बहुत ही लुभावने वादे तो कर रहे हैं, बट इम्प्लीमेंटेशन कैसे कर पाएंगे? बहुत सारी स्कीम्स को सक्सेसफुल बनाने के लिए पैसा आएगा कहाँ से? और इन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म को भी प्रमोट करने के लिए कहा है कि 5,000 से ऊपर के सारे ट्रांजेक्शन इलेक्ट्रॉनिक होंगे। बट देखते हुए कि जिस तरह की ज़्यादा से ज़्यादा जनता हरियाणा में कैश में ही डील करती है,
तो कितना ये संभव हो पाएगा इम्प्लीमेंटेशन, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ये बड़ी बात आपने उठाई है कि कैशलेस की बात तो कर रहे हैं, लेकिन क्या परिस्थितियां उसके लिए जमीन पर है, जमीन पर है कि नहीं। मैं आप गौर साहब आपके पास आऊंगा, लेकिन शिक्षा की बात कर लेते हैं। वही वित्त मंत्री ने बड़ी बात कही है कि 14,000 करोड़ रुपया। सर्बानंद जी, खासतौर से आपसे पूछना चाहूंगा कि पिछला बजट था उसमें बहुत बड़ी बढ़ोतरी की है इन्होंने, करीब 19% की बढ़ोतरी की है, 19% शिक्षा का बजट बढ़ाया है। क्या देखते हैं, केवल बजट बढ़ाना ही काफ़ी है या सच में ज़मीन पे काम हो रहा है, या इससे शिक्षा के क्षेत्र में कुछ सुधार होगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि मैं तो पिछले 15 सालों से देख रहा हूं। जी, ये नाम देते हैं बजट का, चाहे कोई सी भी सरकार हो, इनकी हो, इनसे पहले कांग्रेस की थी, इनेलो की भी रही, नाम बजट का देते हैं, परंतु ये तो एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट है। बजट के अंदर पहले इनकम होती है, फिर एक्सपेंडिचर होता है। आप सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट देखते हैं और वो हमेशा ये बताते हैं कि रिसोर्सेज कहाँ से होंगे, और फिर ही आप 14,000 करोड़ की बात करें, 5,000 करोड़ की बात करें या किसकी भी करें, यहाँ होता क्या है, विरोधी दल रात को ही ट्वीट करना शुरू कर देते हैं बजट के आने से पहले, दिशाहीन है, घटिया है, गरीबों के विरोध है, और जो सत्ता पक्ष वाले होते हैं वो उसकी प्रशंसा में ट्वीट करना शुरू कर देते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर चले जाते हैं। सवाल ये है, आपने शिक्षा के बारे में मुझसे पूछा, ओवरऑल बजट की तो मेरी स्टेटमेंट ये है, ये बजट नहीं एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट है कि हमारे पास पैसा इस तरह से हम खर्च करेंगे, परंतु कहीं नहीं बताया गया पैसा आएगा कैसे। तो ये रवायत शुरू से ही चली आ रही है। नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आप फंडिंग, बजट के अंदर हरियाणा की बात करें और पहला ऐसा बजट था सेंट्रल गवर्नमेंट का जिसकी प्रशंसा विरोधियों ने की, और यहां पर बगैर बजट को देखे इन्होंने कह दिया कि दिशाहीन है। मानता हूं, मैं इन्हीं की बात मानता हूं, दिशाहीन है, परंतु आपको साबित करना होगा ये दिशाहीन है या नहीं। जहां तक एजुकेशन की बात है, सबसे पहले यदि हमें यह पता लगे कि पिछले साल कितना पैसा एलोकेट हुआ था, कितना खर्च हुआ, कितना 40% उसमें खर्च नहीं हुआ है, तो आप 40% तो वो मान के चलिए, तो फिर इंक्रीज तो कहीं भी नहीं हुई। 19% आप इंक्रीज कर रहे हैं, 40% पिछला मिला रहे हैं, तो इंक्रीज कहां पर है? जी, बड़ी बात कर रहे हैं, बड़ी बात कर रहे हैं। हमारे साथ प्रो वीसी हैं KR मंगलम यूनिवर्सिटी के, आपसे भी जानना चाहेंगे जो बात कह रहे हैं सर्बानंद आर्य जी कि जमीन पे दरअसल स्थिति दिखती नहीं, ये केवल ये एक्सपेंडिचर का इन्होंने एक खाका तैयार कर रखा है, ये स्थिति है। मैं कोई राजनीतिक टिप्पणी तो नहीं करना चाहता, नहीं, शिक्षा, लेकिन शिक्षा के अगर क्षेत्र में लूं तो बजट एक पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट है और एक इकोनॉमिक डॉक्यूमेंट है। दोनों डॉक्यूमेंट होने की वजह से बजट एक दिशा दिखाता है, लेकिन पॉलिटिक्स होने की वजह से उसकी इम्प्लीमेंटेशन आती है। जब बजट बनता है तो इंटेंशन ये रहती है कि उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, लेकिन पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के वजह से उसके कई पहलू जो हैं वो ग्राउंड के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते हैं। लेकिन बजट, ये वाला बजट 18% की जो एक्स्ट्रा एलोकेशन दे रहा है, 14,000 करोड़ रुपए का शिक्षा का बजट है, उसमें अगर तकनीकी शिक्षा जोड़ लूं और उसके अंदर अगर स्किल डेवलपमेंट जोड़ लूं तो 15,500 करोड़ रुपए का बजट हो जाता है। अगर एजुकेशन के ऊपर हमारा फोकस रहे, जो कि एक प्रायोरिटी एरिया भी है इस बजट के अंदर, तो एजुकेशन का कैस्केडिंग इफेक्ट होता है। एजुकेटेड आदमी जो है सिर्फ एजुकेशन के लिए नहीं, इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन वो अधिक कर पाता है। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि बहुत ही संतुलित है और बहुत ही अच्छा बजट है, इसके अंदर धारणाएं बहुत अच्छी हैं। जी, कादियान साहब, यशवीर कादियान वरिष्ठ पत्रकार हैं चंडीगढ़ से, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कादियान सर, आपने सभी की प्रतिक्रिया तकरीबन सुनी होगी, और जिस तरह से ये मिलीजुली प्रतिक्रिया आ रही है कि आर्य साहब कह रहे हैं कि दरअसल ये महज एक डॉक्यूमेंट है खर्चों का, माफ कीजिएगा, कमाई का कुछ दिखता नहीं है। क्या स्थिति है, आप क्या देखते हैं? सुंदर, मैं ये कहना चाहूंगा कि बजट में पिछले 2 दशकों से अधिक समय से हरियाणा का बजट कवर कर रहा हूं, तो बजट आमतौर पे इसी तरह से पेश हरियाणा विधानसभा में किया जाता है। जैसा कि सर्बानंद जी ने भी कहा कि इस सरकार ने कोई अलग से नहीं किया, पहले की सरकारों में भी ये काम होता था। दूसरा, मैं ये कहूँगा कि वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने अच्छी कोशिश की है, कुछ वो नई स्कीम्स बजट में लेके आए हैं जी। अगर उनका वो ठीक से क्रियान्वयन सुनिश्चित कर देते हैं तो निश्चित तौर पे इससे हरियाणा की जनता काफी लाभ में रहेगी, क्योंकि गाँव के लिए भी वो अलग से योजना लाए हैं। दीन बंधु सर छोटू राम के नाम से ग्राम उदय योजना लेके आए हैं, और इसी तरह से
शहरों में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर करने के लिए भी वो मंगल सेन जी के नाम पे योजना लेके आए। लेकिन मूल बात सुंदर सोलंकी जी वो ये देखनी पड़ेगी हमें कि क्या योजनाओं का ठीक से क्रियान्वयन सुनिश्चित हो पा रहा है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि हरियाणा सरकार ने सैनिकों, पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए एक अलग से विभाग की सृजना कर दी जी, कि अलग से विभाग उनकी समस्याओं को देखेगा, उनको ज्यादा सुविधाएं कैसे दी जा सकती। आपने देखा होगा कि अभी मीडिया में एक मामला छाया हुआ है, सांपला के एक बीएसएफ के जो जवान है राय सिंह जी, वो 21 नवंबर को जम्मू कश्मीर में राजौरी में शहीद हो गए और आज तक उस परिवार को जो सरकार की तरफ से जो 50 लाख रुपए की राशि की जो घोषणा हुई थी, जो सरकार की नीति है, वो नहीं मिला। हालांकि जब वो जवान शहीद हुए तब हरियाणा के मंत्री भी वहां पे जाकर आए, उन्होंने कहा कि प्रतिमा लगाई जाएगी, उन्होंने कहा कि पार्क बनाया जाएगा। तो मैं ये छोटा सा उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि योजनाएं सब अच्छी है, सरकार की योजना 50 लाख रुपए बड़ा सवाल उठाया है कि क्रियान्वयन की जो बात है, एग्जीक्यूशन की जो बात हो चुके हैं और अभी तक जी उस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। पिछले बजट का भी ज्यादातर मंत्रालय खर्च नहीं कर पाए हैं, ये भी बड़ी बात है। कृषि की बात करते हैं, कृषि प्रधान प्रदेश है हमारा। अवतार सिंह जी आपके पास आना चाहूंगा। कृषि में भी बढ़ोतरी हुई है, 3,206 करोड़ रुपए का बजट है। किसानों के लिए किस तरह से देखते हैं? देखिए सोलंकी जी, मैं आपको बता दूं, आपने जैसे पहले ही बता दिया है कि हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश है। ये फसल बीमा योजना के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। फसल बीमा योजना जो है, जितने हरियाणा के किसान हैं जी, जिन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी जिसको बोलते हैं वो बनवा रखा है, उसमें से ये काट लेते हैं उनकी किस्तें। और जिनका किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है उनके लिए ऑप्शन दे दिया इन्होंने, भाई आप या तो करवा लो, ये आपकी मर्जी है, करवाओ या ना करवाओ, पैसे कटेंगे। नहीं, उनसे पैसे नहीं लिए जा रहे। जो जिन लोगों ने कर्ज ले रखा है, जिन लोगों ने लोन ले रखा है, पैसे उनके खाते में से काट रहे हैं। अब जिन लोगों ने लोन नहीं ले रखा उनके लिए ऑप्शन है, भाई आप कराओ या ना करवाओ। दूसरी उसमें सबसे बड़ी खामी क्या है, अब मैं अपने ऊपर ही लागू करूंगा उसको। मैंने लोन ले रखा है, मैंने कर्ज ले रखा है, किसान क्रेडिट कार्ड मेरा बना हुआ है, तो उसमें उन्होंने क्या कर रखा है, ये किसान क्रेडिट कार्ड का जो बीमा करते हैं ये उसको गिरदावरी के आधार पे नहीं करते, गिरदावरी के आधार पे किया जाना चाहिए। अब उसने बैंक मैनेजर ने मेरा काट लिए पैसे, मेरे गेहूं के काटे और मेरे जो खेत में प्याज लगे हुए हैं। क्या है भाई, ये मजाक है ये तो। अगर लगातार बात उठ रही है जी, किसान बात कर रहे हैं, किसान की गिरदावरी करवाओ, आप देखो उसमें फसल क्या है, उसके अंदर लगी क्या हुआ है। वो आप किसान पहले ही कर्ज में डूबा हुआ, बगैर बताए आप उसके पैसे काट रहे हो। नहीं भाई, या तो सबके लिए करो या तो सबके लिए करो आप। बिल्कुल यही बात आ रही है, विपक्ष भी यही बात कर रहा है कि लुभावनी बातों के अलावा स्थिति जब जमीन पे आती है, उसे लागू करने की बात आती है तो वो कुछ सही नहीं दिखती है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद बीजेपी की नेता सुनीता दुग्गल, उनसे सारे सवालों का जवाब लेंगे और साथ ही इंडस्ट्री में क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ संभावनाएं जगी हैं, क्या कुछ नई चीज आने की कोशिश है सरकार की, उस पर बात करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। नमस्कार, प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है और मैं हूं सुंदर सोलंकी। हरियाणा विधानसभा का सदन आज ऐतिहासिक बजट का गवाह बना। प्रदेश के इतिहास में अभी तक की बजट में सबसे बड़ी राशि का प्रावधान किया गया। वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने मनोहर सरकार का तीसरा बजट पेश किया तो इस बार बजट की राशि 1 लाख करोड़ के पार पहुंच गई। इस बार बजट में शिक्षा पर जोर देते हुए 14,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया तो खेलों के लिए भी बजट में दिल खोलकर राशि दी गई। प्रदेश के इतिहास में पहली बार जीडीपी 9% की दर पहुंची है। बजट भाषण जैसे ही खत्म हुआ, विरोधियों ने बजट के बहाने सरकार को आड़े हाथों लिया और बजट को प्रदेश को कर्ज में डुबोने वाला प्लान बताया।
तो जनता के बीच भी मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिली। प्रदेश के इतिहास में पेश हुए सबसे बड़े बजट के बाद कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। मसलन सबसे बड़े बजट से हरियाणा की तस्वीर कितनी बदलेगी, और सवाल यह भी कि विरोधियों की नजर में क्यों बेकार है बजट। इन्हीं सवालों के साथ करेंगे आज की बड़ी बहस। जी हां, बड़े सवाल यह है कि बजट से कितनी बदलेगी हरियाणा की तस्वीर। विरोधियों की नजर में आखिर बजट क्यों बेकार है। जी हां, बड़ी बहस में आज बड़े सवाल यही रहेंगे कि हरियाणा की तस्वीर, जिस बजट को सूबे की सरकार सबसे बेहतरीन बजट बता रही है, और दूसरी बड़ी बात यही कि विपक्ष के निशाने पर बजट है, बजट उनके लिए बिल्कुल बेकार है। बड़ी बहस की शुरुआत उससे पहले आपको सुनवाते हैं कि बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने सबसे पहले इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ बात की। वित्त मंत्री के साथ बात की हमारे संपादक रोहित सावल ने। कैप्टन साहब, क्या चुनौतियां थी इस बार का बजट बनाने के लिए आपके सामने, यह भी प्रदेश की जनता जानना चाहती है, क्योंकि बजट बनाना अपने आप में और बजट पेश करना जिस तरह से अपने आप में एक बड़ी बात है और बड़ा बारीकी और बड़ी पेचीदगी भरा काम है, और उसके साथ ही साथ तमाम जो मंत्री हैं या उन तमाम मंत्रालय, सबका दबाव भी रहता होगा कि साहब नहीं, हमारे मंत्रालय के लिए और ज्यादा से ज्यादा योजनाओं के लिए बजट एलोकेट हो, अलॉट हो। रोहित जी, ठीक कहा आपने कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। हरियाणा राज्य जो कि भौगोलिक दृष्टि से देश में बहुत छोटा है और हरियाणा की पॉपुलेशन भी देश की तुलना में बहुत कम है, लेकिन हम अपनी पॉपुलेशन और अपने एरिया की तुलना में भारत की जीडीपी में 3.60%, कई गुना हम उससे गुणात्मक तौर पर अधिक, हम 3.6%, 3.60% हम भारत की अर्थव्यवस्था में कंट्रीब्यूट करते हैं। और हरियाणा प्रदेश अपने पड़ोसी पंजाब, जिससे हरियाणा अलग हुआ था 50 साल पहले, उससे भी बड़ा बजट आज के दिन हमारा हरियाणा प्रदेश का हो गया है। बजट में शिक्षा को लेकर आपने अलग से प्रावधान किया, एक बड़ी राशि देखने को मिल रही है, तो क्या यह माना जाए कि हमारे प्रदेश में जो शिक्षा की गुणवत्ता पर हमेशा सवाल उठते हैं, तो यह आवंटन जो है ये उन स्थितियों में बदलाव लाएगा? देखिए, पिछली सरकार की तुलना में जिसने शिक्षा का एक प्रकार से बंटाधार करने का काम किया था, उन्होंने एग्जामिनेशन सिस्टम को बंद करके और किसी भी प्रकार का एग्जाम ना लेकर के और बच्चों को आगे पास करते चले जाएं, इससे शिक्षा के क्वालिटी के ऊपर, गुणवत्ता के ऊपर बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ा था। हमने पिछले 2 वर्षों में शिक्षा की जो पूरी व्यवस्था, उसमें आमूलचूल परिवर्तन करने का काम किया है और उसकी गुणवत्ता में सुधार आए। यहां तक कि केवल किताबी ज्ञान नहीं, हमने उसमें गीता के ज्ञान को जोड़ करके, जो मॉरल एजुकेशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किसी भी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, उस पर हमने फोकस करने का काम किया है। हमने शिक्षा की व्यवस्था में सुधार लाने के लिए जहां पर स्कूलों को अपग्रेड करने का काम किया है, वही सबसे महत्वपूर्ण कदम यह है कि हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हरियाणा प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले प्रत्येक बच्चे का आधार कार्ड से रिकॉर्ड में ला करके, और किस स्कूल में कितने बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, किस सब्जेक्ट का टीचर वहां चाहिए, ये सब कंप्यूटर का उपयोग करके मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एक चंडीगढ़ के अंदर पूरा उपलब्ध रहता है कि, और सारी की सारी जो शिक्षकों की जो ट्रांसफर है वो पूरी तरह से उसको ऑनलाइन करके पूरी शिक्षा व्यवस्था में एक बहुत बड़ा सुधार लाने का काम किया है। अब हमारी कोशिश ये है कि ये जो क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट है, टीचर्स की भी ट्रेनिंग करते हुए बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हम लेकर के आए। लर्निंग एनहांसमेंट प्रोग्राम जो है उसको शुरू करने का काम किया है। हर बच्चा जो है वो 80% ग्रेड अचीव करने की दिशा में आगे बढ़े, ऐसा एक संकल्प शिक्षा विभाग हरियाणा ने लिया है। कैप्टन साहब, विपक्ष की बात करें, कांग्रेस और आईएनएलडी का कहना है कि बजट में कोई नई बात नहीं है, कोई नई योजना नहीं है। ये आरोप आईएनएलडी और कांग्रेस ने लगाए हैं बजट आपने जब पेश किया उसके बाद। इस पर क्या कहना है आपका? मैं उन मित्रों से इतना ही पूछना चाहूंगा, क्या दीन बंधु ग्राम विकास योजना ये नई योजना नहीं है? क्या हरियाणा के इतिहास में कभी किसी ने सोचा था कि 3000 से अधिक की जनसंख्या के गांव
चाहे 3,000 से 10,000 तक दीन बंधु ग्राम विकास योजना के माध्यम से 5,000 करोड़ रुपए की मूलभूत सुविधाएं देने वाली योजना कभी किसी ने सोची भी थी, बनाई भी थी। इसी प्रकार से 10,000 से ऊपर जनसंख्या के गांव की स्वर्ण जयंती महाग्राम विकास योजना, क्या ये कभी सोची गई थी, कभी बनाई गई थी? क्या लगभग 450 करोड़ रुपए के प्रावधान से जो शहरी विकास की योजना, वो डॉक्टर मंगल सेन जी के नाम पर मंगल नगर विकास योजना, क्या ये कभी किसी ने सोची थी? ये नई नहीं है। क्या हरियाणा प्रदेश की संपत्ति परिसंपत्तियां जो प्रांत में और दिल्ली और मुंबई तक में हरियाणा की संपत्तियां हैं, उनके कुशल प्रबंधन के बारे में कभी किसी ने विचार किया था? क्या किसी ने हरियाणा प्रदेश के गांव-गांव के अंदर जो सरकारी संपत्तियां हैं, उनको उनके जीर्णोद्धार के लिए, उनकी रख रखाव और उनकी बढ़िया तरीके से उनके प्रबंधन करने के लिए असेट रिजुविनेशन, असेट ऑगमेंटेशन फंड के बारे में कभी किसी ने सोचा था? जी बिल्कुल कैप्टन साहब, तो ये नई योजनाएं नहीं तो और ये क्या है जी? क्या मैं इनसे पूछना चाहूंगा, दोनों खेल खिलाड़ी की बात करते हैं जी, क्या जो है 50% के करीब जो खेल और युवा मामलों के लिए हमने बजट बढ़ाने का काम किया है, क्या उन्होंने कभी सोचा था? पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में इंडस्ट्री का बजट कुल 30 करोड़ रुपए हुआ करता था, हमने 400 करोड़ रुपए से अधिक सालाना कर दिया। क्या ये नई योजना और नए काम नहीं है? ये वृद्धावस्था सम्मान पेंशन उनके जमाने में 800 रुपए प्रति माह, और वो भी किस प्रकार से मिला करती थी, कभी मिलती थी, नहीं मिलती थी। हमने कंप्यूटर के माध्यम से 22 लाख से अधिक लोगों को हर महीने उनके घर में बैंक अकाउंट के माध्यम से पहुंचाने का काम, और वो भी 1,600 रुपए प्रति महीना। क्या ये नई चीजें नहीं है? बिल्कुल। तो ये तमाम नई चीजें कैप्टन अभिमन्यु गिनवा रहे हैं। विपक्ष अगर सुन रहा होगा तो जाहिर सी बात है, इस पर भी कैप्टन साहब उनकी प्रतिक्रिया हम जरूर लेंगे। लेकिन एक और बड़ा सवाल कैप्टन साहब, जीएसटी की बात कर रहे हैं जो जिस तरह से भी लागू होने वाला है, तो क्या उसका असर भी बजट पर देखने को मिला? क्योंकि थोड़ा पेचीदा मामला है, जनता आपसे जानना चाहती है। जी, देश भर में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 1 जुलाई 2017 को लागू हो जाएगा। जी, यह भारत के आर्थिक इतिहास में एक बहुत क्रांतिकारी कदम है, और भारतवर्ष में एक नई कर व्यवस्था लागू होगी जिसमें एक राष्ट्र एक बाजार एक कर जी, और समान कर पूरे देश में लागू होगा, जिससे हर वर्ग को लाभ मिलेगा। जहां उद्योगपति हो, व्यापारी हो, यहां तक कि सरकार के राजस्व के प्राप्तियां हो और आम उपभोक्ता हो, हर वर्ग को जीएसटी का लाभ मिलने वाला है। 1 जुलाई 2017 से जब देश भर में जीएसटी लागू होगा, हरियाणा में भी लागू होगा, जिसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। तो ये समझें कि पहला क्वार्टर छोड़ करके जो अगली 3 तिमाहियां हैं वो जीएसटी की व्यवस्था के ऊपर चलेंगी, और उसके माध्यम से 22,000 करोड़ रुपए का कर आना वह जीएसटी के 3 क्वार्टर्स में वह प्रस्तावित किया गया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जीएसटी लागू होने पर देश की कर व्यवस्था में जहां पर एक सुविधाजनक प्रणाली होगी, हरियाणा प्रदेश को भी इसका लाभ मिलेगा और हरियाणा की आर्थिक उन्नति, तरक्की और प्रगति सुनिश्चित हो सकेगी। बिल्कुल कैप्टन साहब, एक बड़ी खास बात, आपने डिजिटल भुगतान पर खासा जोर आपके इस बजट भाषण में भी हमें देखने को मिला कि उसको बढ़ावा देने के लिए जिस तरह से लगातार आपकी जो कोशिशें हैं वो लगातार दिख रही है, उस बजट में भी वो दिख रहा है। तो क्या जनता को आप बताएंगे कि किस तरह से जनता को भी लाभ होगा इस डिजिटल भुगतान से? देखिए, जितना हम कैशलेस ट्रांजैक्शंस करेंगे उतना ही ज्यादा हमारा पैसा सुरक्षित रहेगा, उतना ही ज्यादा सुविधाजनक तरीके से हर आदमी अपना लेन देन कर सकेगा, और हर आदमी को पूरी अपना अकाउंटिंग एक प्रकार से बैंक के माध्यम करने से उसमें और बेहतर सुविधा हो पाएंगी। और कैशलेस ट्रांजैक्शन से जहां पैसा सुरक्षित है, वहीं पर हमने कोशिश की है कि उस कैशलेस ट्रांजैक्शन करने पर हर आदमी को कुछ ना कुछ छूट का लाभ मिल सके। इसलिए भीम ऐप के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी प्रकार के सरकार के भुगतान 5,000 रुपए से अधिक जो करेगा, उसमें हर आदमी को कुछ ना कुछ उसमें छूट मिलेगी, जो अधिकतम 50 रुपए की छूट हर बिल पर, हर पेमेंट पर हर आदमी ले पाएगा। बिल्कुल कैप्टन साहब, एक आखिरी सवाल, आगे क्या चुनौती आप देखते हैं? क्योंकि एक बड़ी बाधा जिसे कहा जाए, बजट आपने पेश कर दिया, बजट सामने है, और इस आने वाले साल में क्या बड़ी चुनौती कैप्टन अभिमन्यु देखते हैं प्रदेश के लिए उनकी नजरों में, जिससे पार पाना है? रोहित जी, किसी भी प्रकार की कोई चुनौती नहीं है, ईश्वर हमारे साथ है, हरियाणा प्रदेश की जनता हमारे साथ है, हमारी नीयत साफ है, हमारी नीति अच्छी है। हम लगातार रात दिन हरियाणा की जनता को अपना इष्ट देव भगवान मान करके और पूजा और पुरुषार्थ करने का काम कर रहे हैं। किसी भी प्रकार के क्रियान्वयन में कोई न दिक्कत आएगी, न कोई चुनौती वो सामने आएगी। हरियाणा प्रदेश की जनता में वो हौसला, वो जज्बा, वो मादा है कि हर प्रकार की चुनौती का वो सामना कर सकती है, और ये हरियाणा प्रदेश ने साबित करके दिखाया है।
जी हाँ, कैप्टन की तरफ से बड़े दावे कि बजट में बहुत तरह के प्रावधान किए हैं, एक अलग बजट है। लेकिन बजट को सरकार ने जहां बेहद खास बताया है, वहीं विरोधियों ने बजट को लेकर सरकार को आड़े हाथों लिया है। हरियाणा बना और 2014-15 तक कुल कर्ज 70,000 करोड़ था। अब ये 1,41,000 करोड़ कर दिया और कोई नई स्कीम नहीं लेके आए। कोई मतलब गरीब आदमी के लिए, किसानों के लिए कोई वो नहीं। एग्रीकल्चर महकमे का नाम बदल दिया, एग्रीकल्चर एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट रख दिया, फार्मर्स वेलफेयर। तो वेलफेयर जो है वो नहीं है, कुछ भी वेलफेयर निकाल दिया उन्होंने। ये केवल और केवल इस प्रदेश को बर्बाद कैसे किया जाए इसकी भी योजना बनाने वाली सरकार है। जिस तरह का बजट है उससे लगता है कि ये अपनी योजना बनाने में कहीं ना कहीं सफल होने के प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की एक जिम्मेवारी है, लोगों ने हमें विपक्ष में बैठाया और विपक्ष के नाते हमारी जिम्मेवारी है कि हम 100% सरकार की हर बेकायदगी को लोगों के बीच में उजागर करें और सरकार के पर्दाफाश करने का। जी हां, विपक्ष का कहना है कि दरअसल बजट में कुछ है ही नहीं है। प्रदेश का सबसे बड़ा पैनल सबसे भरोसेमंद चैनल पर बैठा हुआ है और हम ये जानने की कोशिश करेंगे, ये बताने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये बजट हमारे प्रदेश की कितनी तस्वीर बदलेगा। एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है, चाहे शिक्षाविदों की बात करें, चाहे पॉलिटिशियंस की बात करें, चाहे अलग अलग क्षेत्रों के जो एक्सपर्ट्स हैं वो हमारे साथ हैं। सबसे पहले सुमित गौड़ जी, आपका रुख करूंगा। आपने सरकार को सुना, कैप्टन साहब को सुना, वो कह रहे हैं कि बजट जो है सबसे बेहतरीन बजट है। आपकी प्रतिक्रिया? सोलंकी साहब, आज के इस बजट से आम व्यक्ति को, व्यापारी को, मजदूर को निराशा हाथ लगी है। मैं तो इस बजट का नाम बोलूंगा हवाई बजट। ये बजट हवाई बजट है। हवाई बजट कैसे? ये धरातल पे कुछ नहीं है, सिर्फ हवाई बातें हैं। ये बीजेपी सरकार द्वारा पेश किया गया बजट है और इसमें जमीनी हकीकत नहीं, धरातल पे कैसे कुछ नहीं? देखिए, ये इतनी बड़ी बड़ी बातें इन्होंने कर दी है बजट में, देखा जाए। मैं भी इस बजट को अच्छी तरह मैंने पढ़ा है, आपने देखा, सभी ने देखा है। इन्होंने जैसे कि ये आप सभी जानते हैं जुमलों की सरकार है, बड़े बड़े वादे किए, ठीक उसी प्रकार से ये बजट जो इन्होंने पेश किया है ये बिल्कुल ही दिशाहीन सरकार का एक दिशाहीन बजट है। जी, दिशाहीन सरकार का दिशाहीन बजट है। सुनीता दुग्गल जी, बड़ा सवाल इन्होंने उठाया है। इन्होंने कहा है कि आप केवल जुमलेबाजी करते हैं, जमीन पर कुछ नहीं देखता है। सुंदर जी, मुझे तो लगता है कि आपके नाम की तरह ही अब की बार का बजट जो है वो बहुत ज्यादा सुंदर है और इन लोगों को जो है कोई बात नहीं मिल रही है, तो जो 4-5 जो सेंटेंसेस स्टीरियोटाइप होते हैं कि दिशाहीन है और इसमें जो है कुछ नहीं है, तो वो उनको बोलना ही है, क्योंकि इनको जनता के सामने जो है अपना चेहरा भी दिखाना है। आज जो धरातल पर बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि जो अब की बार के बजट में पहली बार हुई हैं और बहुत, आप ये देखिए, मैं बल्कि हैरान हो रही थी कि अभी जो हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं उन्होंने भी एक बात स्वीकार की, बहुत हल्के से। अगर आप उनके सेंटेंस को बड़े ध्यान से सुने तो उन्होंने ये कहा कि सरकार ने लोगों को लुभाने की कोशिश की है। मतलब उनको ये लगता है कि कोशिश की है, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं बजट बहुत अच्छा है। वो ढूंढे उसमें गलतियां क्या है, कमियां क्या है, वो उनकी जिम्मेवारी है। लेकिन ये माना उन्होंने भी कि सरकार ने जो है एक नागरिकों के लिए, जनता के लिए बहुत अच्छा बजट पेश किया है। तो मुझे लगता है कि कोई भी आप जो है पहलू उठाकर देखें, कोई भी ऐसा आपको नहीं मिलेगा कि जिसके अंदर 18%, 20% की वृद्धि ना हुई। वृद्धि हुई है, लेकिन जमीन पे इस वृद्धि का क्या असर होगा ये आपसे पूछेंगे। हमारे साथ परवीन अत्रे भी जुड़े हुए हैं चंडीगढ़ से, इनेलो के बड़े नेता हैं, प्रवक्ता हैं। अत्रे साहब, सुनीता दुग्गल जी को आपने सुना, बीजेपी के बड़ी नेता है, उनका कहना है दरअसल कोई लाइन ही नहीं है, मतलब ये निराशाजनक है, दिशाहीन है, केवल ये बातें, ये रस्म अदायगी भर करते हैं। आपके पास कोई तथ्य नहीं है, कोई ठोस बात नहीं है कि बजट सही नहीं है। देखिए सुंदर, जहां तक तथ्य की बात है, तथ्य मैं अभी सभी दूंगा आपको, लेकिन उससे पहले जो अभी सुनीता जी ने एक फिलोसफर की भांति नेता प्रतिपक्ष चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के शब्द को लुभावना, इनको इस शब्द का मतलब पता होना बहुत जरूरी है। देखिए, जब लुभाया कैसे जाता है, लुभाया झूठ बोल के भी जाता है, लुभाया तथ्यों को छिपा के भी जाता है। उसका उदाहरण मैं देता हूं। देखिए, जब पिछला बजट आया उस वक्त सरकार ने 1,14,000 करोड़ रुपए के कर्ज की बात की थी, और मैं इसमें उसको नहीं गिन रहा जो बिजली कंपनियों का कर्ज सरकार ने ऑन किया था। लेकिन जब कैग की रिपोर्ट आती है,
कैग बताता है कि ये 1,14,000 नहीं है, ये 1,20,000 करोड़ रुपए है। इसका मतलब क्या है कि सरकार तथ्यों को छिपाती है प्रदेश की जनता से। जी। अब बात आ जाती है बजट की। देखिए, मैं 2-3 चीजें पिछले बजट और इस बजट को जोड़ के कहूंगा। देखिए, विकास क्या है? विकास का सबसे बड़ा पैमाना बजट में माना जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। और अगर आप देखेंगे सुंदर, जो पिछला 15-16 का बजट था, उसमें जो कैपिटल एक्सपेंडिचर की अमाउंट थी वो थी 7,169 करोड़ रुपया। लेकिन सरकार उसमें से खर्च कर पाई केवल 6,980 करोड़ रुपया। तो जो सरकार पहले तो 7,000 जो है वो अमाउंट ही बहुत कम थी कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर आप भी जानते हैं वो खर्चा होता है जो हम डेवलपमेंट करते हैं, जैसे पुल बनाते हैं, सड़कें बनाते हैं, अस्पताल बनाते हैं, मतलब जो एसेट्स क्रिएट करते हैं, उसी को विकास माना जाता है। आप पहले तो विकास के लिए पैसा कम रखते हो और जो आप रखते हो उसको भी आप खर्च नहीं कर पाते हो, तो इससे समझ में आता है अब तो पैसा बढ़ा दिया है अत्रे साहब, अब तो बहुत पैसा बढ़ा दिया है, 1 लाख से ऊपर ऐतिहासिक बजट पेश किया है। जी, मैं वही कह रहा हूँ जी जी। नहीं, देखिए सुंदर, मैं वो भी बताता हूँ। जो ये बार बार ये कह रहे हैं कि 1 लाख रुपए से ऊपर का बजट है, बजट क्या होता है? बजट जो है वो प्राप्तियों और खर्चों का लेखा जोखा है। सरकार ने कितनी उसकी प्राप्तियां, मतलब बजट में कुछ नहीं है आपके हिसाब से? बजट में कुछ नहीं है आपके हिसाब से? अगर हम अमाउंट की बात करते हैं 1 लाख करोड़ रुपए की, देखिए मैं बता तो रहा हूं। अब सुंदर, आप तथ्य के साथ बात करना चाह रहे थे, मैं तथ्य के साथ बताऊंगा ना। जी। देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर बजट के अंदर अमाउंट बढ़ती है तो हम अर्थशास्त्री भी ये बात मान के चलते हैं कि पॉपुलेशन इंक्रीज और जो मनी एवोल्यूशन, जो मनी और जिस तरह से मैन पावर इंक्रीज, इसकी वजह से 15% का इंक्रीज एक स्वाभाविक पैमाना माना जाता है। तो ये जो बड़ा बजट है, 1 लाख करोड़ रुपए का बजट है, इस तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी ना करे तो बेहतर है। अब आ जाता है जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज फिस्कल डेफिसिट। देखिए, 2010-11 के अंदर विधानसभा में एक एक्ट आया था। उस एक्ट के अंदर जिसको कहा गया था FRBM एक्ट, फिस्कल रेवेन्यू बजट मैनेजमेंट एक्ट 2005, जिसमें सरकार ने स्पष्ट ये बात कही कि जो फिस्कल डेफिसिट है वो 0 होना चाहिए। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है? हर साल फिस्कल डेफिसिट बढ़ता चला जा रहा है। तो किस तरह से सरकार इसको बहुत बेहतरीन बजट बताती है? दूसरी बात, अभी चर्चा हो रही थी कि कृषि के ऊपर सरकार ने पैसा, अत्रे जी आप कह रहे हैं कि बजट, जी, सबसे बड़ी बजट में बाजीगरी की गई आंकड़ों की। जी, वायदे हैं, जी, सरकार का अपना वायदा। हमारे साथ और भी मेहमान मौजूद है। हमारे साथ प्रशांत सिंह है, अर्थशास्त्री हैं। जी, आपसे इस भाषा में समझना चाहेंगे प्रशांत जी, जिस तरह से चाहे वो फिस्कल ये इनकी बात कर रहे हो, जो विपक्ष आरोप लगा रहा है, दरअसल आंकड़ों की बाजीगरी की गई है, इस तरह की बात है। आपसे हमारी प्रदेश की जनता के सरल शब्दों में कि वो समझ पाए कि जो आंकड़ों की बाजीगरी नहीं है या है तो क्या है फिर ये? देखिए सोलंकी साहब, बजट हमेशा किसी भी सरकार के लिए एक दुधारू तलवार का काम करती है। इसमें जनता की उम्मीद रहती है कि हमारे ऊपर अधिक से अधिक कर भी ना लगे और ज़्यादा से ज़्यादा विकास के कार्यों में सरकार की तरफ से धन भी, योजनाएं भी आएँ। तो ये बिल्कुल संभव नहीं है। बट इस बजट को मैं एक बहुत ही महत्वाकांक्षी बजट कहूँगा कि सरकार ने बहुत सारी पिछले बजट की या उसके पहले के बजट की वेलफेयर स्कीम्स को बहुत कम किए हुए विकास पे काफ़ी से एलोकेशन करने की कोशिश की है। बट सबसे बड़ा चैलेंज सरकार के लिए होगा कि ये इम्प्लीमेंटेशन कैसे कर पाएंगे। ये बहुत ही लुभावने वादे हैं, जैसा कि सुनीता दुग्गल जी ने भी कहा, ये बहुत ही लुभावने वादे तो कर रहे हैं, बट इम्प्लीमेंटेशन कैसे कर पाएंगे? बहुत सारी स्कीम्स को सक्सेसफुल बनाने के लिए पैसा आएगा कहाँ से? और इन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म को भी प्रमोट करने के लिए कहा है कि 5,000 से ऊपर के सारे ट्रांजेक्शन इलेक्ट्रॉनिक होंगे। बट देखते हुए कि जिस तरह की ज़्यादा से ज़्यादा जनता हरियाणा में कैश में ही डील करती है, तो कितना ये संभव हो पाएगा इम्प्लीमेंटेशन, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ये बड़ी बात आपने उठाई है कि कैशलेस की बात तो कर रहे हैं, लेकिन क्या परिस्थितियां उसके लिए जमीन पर है कि नहीं? मैं आप गौर साहब आपके पास आऊंगा, लेकिन शिक्षा की बात कर लेते हैं। वही वित्त मंत्री ने बड़ी बात कही है कि 14,000 करोड़ रुपया। सर्वानंद जी, खासतौर से आपसे पूछना चाहूंगा कि पिछला बजट था उसमें बहुत बड़ी बढ़ोतरी की है इन्होंने, करीब 19% की बढ़ोतरी की है, 19% शिक्षा का बजट बढ़ाया है। क्या देखते हैं, केवल बजट बढ़ाना ही काफ़ी है या सच में ज़मीन पे काम हो रहा है, या इससे शिक्षा के क्षेत्र में कुछ सुधार होगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि मैं तो पिछले 15 सालों से देख रहा हूं। जी, ये नाम देते हैं बजट का, चाहे कोई सी भी सरकार हो, इनकी हो, इनसे पहले कांग्रेस की थी, इनेलो की भी रही, नाम बजट का देते हैं, परंतु ये तो एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट है। बजट के अंदर पहले इनकम होती है, फिर एक्सपेंडिचर होता है। आप सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट देखते हैं,
और वो हमेशा ये बताते हैं कि रिसोर्सेज कहाँ से होंगे, और फिर ही आप 14,000 करोड़ की बात करें, 5,000 करोड़ की बात करें या किसकी भी करें। यहाँ होता क्या है, विरोधी दल रात को ही ट्वीट करना शुरू कर देते हैं बजट के आने से पहले, दिशाहीन है, घटिया है, गरीबों के विरोध है, और जो सत्ता पक्ष वाले होते हैं वो उसकी प्रशंसा में ट्वीट करना शुरू कर देते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर चले जाते हैं। सवाल ये है, आपने शिक्षा के बारे में मुझसे पूछा, ओवरऑल बजट की तो मेरी स्टेटमेंट ये है, ये बजट नहीं एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट है कि हमारे पास पैसा इस तरह से हम खर्च करेंगे, परंतु कहीं नहीं बताया गया पैसा आएगा कैसे। तो ये रवायत शुरू से ही चली आ रही है। नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आप फंडिंग, बजट के अंदर हरियाणा की बात करें और पहला ऐसा बजट था सेंट्रल गवर्नमेंट का जिसकी प्रशंसा विरोधियों ने की, और यहां पर बगैर बजट को देखे इन्होंने कह दिया कि दिशाहीन है। मानता हूं, मैं इन्हीं की बात मानता हूं, दिशाहीन है, परंतु आपको साबित करना होगा ये दिशाहीन है या नहीं। जहां तक एजुकेशन की बात है, सबसे पहले यदि हमें यह पता लगे कि पिछले साल कितना पैसा एलोकेट हुआ था, कितना खर्च हुआ, कितना 40% उसमें खर्च नहीं हुआ है, तो आप 40% तो वो मान के चलिए, तो फिर इंक्रीज तो कहीं भी नहीं हुई। 19% आप इंक्रीज कर रहे हैं, 40% पिछला मिला रहे हैं, तो इंक्रीज कहां पर है? जी, बड़ी बात कर रहे हैं, बड़ी बात कर रहे हैं। हमारे साथ प्रो वीसी हैं KR मंगलम यूनिवर्सिटी के, आपसे भी जानना चाहेंगे जो बात कह रहे हैं सर्बानंद आर्य जी की जमीन पे दरअसल स्थिति दिखती नहीं, ये केवल ये एक्सपेंडिचर का इन्होंने एक खाका तैयार कर रखा है, ये स्थिति है। मैं कोई राजनीतिक टिप्पणी तो नहीं करना चाहता, नहीं, शिक्षा, लेकिन शिक्षा के अगर क्षेत्र में लूं तो बजट एक पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट है और एक इकोनॉमिक डॉक्यूमेंट है। दोनों डॉक्यूमेंट होने की वजह से बजट एक दिशा दिखाता है, लेकिन पॉलिटिक्स होने की वजह से उसकी इम्प्लीमेंटेशन आती है। जब बजट बनता है तो इंटेंशन ये रहती है कि उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, लेकिन पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के वजह से उसके कई पहलू जो हैं वो ग्राउंड के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते हैं। लेकिन बजट, ये वाला बजट 18% की जो एक्स्ट्रा एलोकेशन दे रहा है, 14,000 करोड़ रुपए का शिक्षा का बजट है, उसमें अगर तकनीकी शिक्षा जोड़ लूं और उसके अंदर अगर स्किल डेवलपमेंट जोड़ लूं तो 15,500 करोड़ रुपए का बजट हो जाता है। अगर एजुकेशन के ऊपर हमारा फोकस रहे, जो कि एक प्रायोरिटी एरिया भी है इस बजट के अंदर, तो एजुकेशन का कैस्केडिंग इफेक्ट होता है। एजुकेटेड आदमी जो है सिर्फ एजुकेशन के लिए नहीं, इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन वो अधिक कर पाता है। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि बहुत ही संतुलित है और बहुत ही अच्छा बजट है, इसके अंदर धारणाएं बहुत अच्छी हैं। जी, कादियान साहब, यशवीर कादियान वरिष्ठ पत्रकार हैं चंडीगढ़ से, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कादियान सर, आपने सभी की प्रतिक्रिया तकरीबन सुनी होगी, और जिस तरह से ये मिलीजुली प्रतिक्रिया आ रही है कि आर्य साहब कह रहे हैं कि दरअसल ये महज एक डॉक्यूमेंट है खर्चों का, माफ कीजिएगा, कमाई का कुछ दिखता नहीं है। क्या स्थिति है, आप क्या देखते हैं? सुंदर, मैं ये कहना चाहूंगा कि बजट में पिछले 2 दशकों से अधिक समय से हरियाणा का बजट कवर कर रहा हूं, तो बजट आमतौर पे इसी तरह से पेश हरियाणा विधानसभा में किया जाता है। जैसा कि सर्बानंद जी ने भी कहा कि ये सरकार ने कोई अलग से नहीं किया, पहले की सरकारों में भी ये काम होता था। दूसरा, मैं ये कहूंगा कि वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने अच्छी कोशिश की है, कुछ वो नई स्कीम्स बजट में लेके आए हैं जी। अगर उनका वो ठीक से क्रियान्वयन सुनिश्चित कर देते हैं तो निश्चित तौर पे इससे हरियाणा की जनता काफी लाभ में रहेगी, क्योंकि गांव के लिए भी वो अलग से योजना लाए हैं। दीन बंधु सर छोटू राम के नाम से ग्राम उद्योग योजना लेके आए हैं, और इसी तरह से शहरों में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर करने के लिए भी वो मंगल सेन जी के नाम पे योजना लेके आए हैं। लेकिन मूल बात सुंदर सोलंकी जी वो ये देखनी पड़ेगी हमें कि क्या योजनाओं का ठीक से क्रियान्वयन सुनिश्चित हो पा रहा है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि हरियाणा सरकार ने सैनिकों, पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए एक अलग से विभाग की सृजना कर दी जी, कि अलग से विभाग उनकी समस्याओं को देखेगा, उनको ज्यादा सुविधाएं कैसे दी जा सकती। आपने देखा होगा कि अभी मीडिया में एक मामला छाया हुआ है, सांपला के एक बीएसएफ के जो जवान है राय सिंह जी, वो 21 नवंबर को जम्मू कश्मीर में राजौरी में शहीद हो गए, और आज तक उस परिवार को जो सरकार की तरफ से जो 50 लाख रुपए की राशि की जो घोषणा हुई थी, जो सरकार की नीति है, वो नहीं मिला। हालांकि जब वो जवान शहीद हुए तब हरियाणा के मंत्री भी वहां पे जाकर आए,
उन्होंने कहा कि प्रतिमा लगाई जाएगी, उन्होंने कहा कि पार्क बनाया जाएगा। जी। तो मैं ये छोटा सा उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ जी कि योजनाएं सब अच्छी है, सरकार की योजना हम 50 लाख रुपए शहीद नहीं, के बड़ा परिवार को सवाल देंगे। बड़ा सवाल उठाया है कालिदास लेकिन सर, उस बड़ा योजना सवाल का उठाया है कि क्रियान्वयन देखिए, क्रियान्वयन की जो बात है, कि एग्जीक्यूशन 3.5 की जो महीने बात हो है, चुके हैं और अभी जी, तक जी, जी, जी। उस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। पिछले बजट का भी ज्यादातर मंत्रालय खर्च नहीं कर पाए हैं, ये भी बड़ी बात है। कृषि की बात करते हैं, कृषि प्रधान प्रदेश है हमारा। अवतार सिंह जी, आपके पास आना चाहूंगा। कृषि में भी बढ़ोतरी हुई है, 32,000 माफ कीजिएगा 3,206 करोड़ रुपए का बजट है। किसानों के लिए किस तरह से देखते हैं? देखिए सोलंकी जी, मैं आपको बता दूं, आपने जैसे पहले ही बता दिया है कि हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश है। ये फसल बीमा योजना के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। फसल बीमा योजना जो है, जितने हरियाणा के किसान हैं जी, जिन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी जिसको बोलते हैं वो बनवा रखा है, उसमें से ये काट लेते हैं उनकी किस्तें। और जिनका किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है उनके लिए ऑप्शन दे दिया इन्होंने, भाई आप या तो करवा लो, ये आपकी मर्जी है, करवाओ या ना करवाओ, पैसे कटेंगे। नहीं, उनसे पैसे नहीं लिए जा रहे। जो जिन लोगों ने कर्ज ले रखा है, जिन लोगों ने लोन ले रखा है, हाँ। पैसे उनके खाते में से काट रहे हैं। अब जिन लोगों ने लोन नहीं ले रखा उनके लिए ऑप्शन है, भाई आप कराओ या ना करवाओ। दूसरी उसमें सबसे बड़ी खामी क्या है, अब मैं अपने ऊपर ही लागू करूंगा उसको। मैंने लोन ले रखा है, मैंने कर्ज ले रखा है, किसान क्रेडिट कार्ड मेरा बना हुआ है, तो उसमें उन्होंने क्या कर रखा है, ये किसान क्रेडिट कार्ड का जो बीमा करते हैं ये उसको गिरदावरी के आधार पे नहीं करते, गिरदावरी के आधार पे किया जाना चाहिए। अब उसने बैंक मैनेजर ने मेरा काट लिए पैसे, मेरे गेहूं के काटे और मेरे जो खेत में प्याज लगे हुए हैं। क्या है भाई, ये मजाक है ये तो। अगर खेत लगातार वही बात की- उठ रही है जी, आप किसान वही बात की- कर रहे हैं जी। किसान की गिरदावरी करवाओ, आप देखो उसमें फसल क्या है, उसके अंदर लगी क्या हुआ है, और आप किसान पहले ही कर्ज में डूबा हुआ, बगैर बताए आप उसके पैसे काट रहे हो। नहीं, वही या बात तो आ रही सबके लिए है। करो या तो बिल्कुल। सबके लिए करो आप। बिल्कुल, एक अवतार समानता सिंह का जी, यही अधिकार बात दो आ आप। रही है, विपक्ष भी यही बात कर रहा है कि लुभावनी बातों के अलावा स्थिति जब जमीन पे आती है, उसे लागू करने की बात आती है तो वो कुछ सही नहीं दिखती है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद बीजेपी की नेता सुनीता दुग्गल, उनसे सारे सवालों का जवाब लेंगे और साथ ही इंडस्ट्री में क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ संभावनाएं जगी हैं, क्या कुछ नई चीज आने की कोशिश है सरकार की, उस पर बात करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।